Hello everyone, welcome to our YouTube channel CCA Academy. Today we will discuss about 4th test series of physics. Let's start with our first question. Our first question is the angle between two equal vector is. एंगल क्या रहेगा इक्वल वेक्टर के बीच में. तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और ये इक्वल कब होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, मतलब सेम मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन भी क्या होगी सेम डायरेक्शन. क्लियर. तब आप क्या बोलोगे कि दो वेक्टर क्या हैं इक्वल हैं. और जो एंगल रहेगा, मान लो ये दो वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है आपके पास बी, तो ये इक्वल कब होंगे जब इनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का रहेगा, वो जब 0 डिग्री का रहेगा. तब जो है क्या रहेगा, जो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे. क्लियर. तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा 0 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं. बोला गया है द वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 10 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 5 वोल्ट इज. वर्क डन कितना रहेगा अगर कोई चार्ज है उसके ऊपर चार्ज कितना है 10 कूलम का है बिटवीन 2 चार्जेस और बोला गया कहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे और पोटेंशियल कितना दिया गया है 5 वोल्ट. तो सबसे पहले तो बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, हाँ जी इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ऐसा सरफेस वेयर पोटेंशियल at every point of the surface are equal. जहां पे क्या है हर एक पॉइंट पे क्या रहे पोटेंशियल जो है वो क्या रहे सेम रहे इक्वल रहे. तो ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब आपको पता है कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल रहता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हाँ जी डेल्टा वी से नोट करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. क्लियर. और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होगा, जो V2 है वो किसके इक्वल होगा V1 के इक्वल होगा. मतलब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी हर एक पॉइंट पे क्या होगी सेम होगी. इसका मतलब क्या हुआ कि V2 जो है V1 के इक्वल रहेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करूं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे V2 माइनस V2 इज इक्वल टू W अपॉन Q. तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू W अपॉन Q और यहाँ से आप W निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0. तो वर्क डन जो रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में वो क्या रहेगा आपके पास 0 रहेगा. तो आपके पास ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ आई इज ड्यू टू. ऑप्शन दिए गए कॉर्निया, सेकंड ऑप्शन है रेटिना, थर्ड ऑप्शन है प्यूपिल और फोर्थ ऑप्शन है आइरिस. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन डी आइरिस. जो डिस्टिंक्टिव कलर होता है आइज का डिफरेंट पर्सन में वो किसकी वजह से रहता है आइरिस की वजह से रहता है. अगर बात करें रेटिना की तो रेटिना पे क्या होती है इमेज फॉर्म्ड होती है. ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना. क्लियर. हाँ जी. और अगर बात करें कॉर्निया की तो कॉर्निया क्या करता है लाइट को क्या करता है रिफ्रैक्ट करता है. ओके, टू रिफ्रैक्ट द लाइट इनसाइड द आई. ओके, इनसाइड द आई. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है इफ ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of 2 meter per second square, the distance traveled by car after 2 second would be. ओके, बोला गया है अगर एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है अगर और वो एक्सेलेट करके कितनी की स्पीड पकड़ लेती है, एक्सेलेट हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड, उसका एक्सेलेशन कितना हो जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो टाइम दिया गया है 2 सेकंड. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं पहले. हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है कार की वो कितनी दी गई है u आपके पास 0 दिया गया है,
एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है, वो दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया गया है आपके पास 2 सेकंड। क्लियर है बात। अब हमें एक रिलेशन का पता है, वी नो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s यहाँ से हम s क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस बोला गया है निकालने के लिए, तो s इज इक्वल टू u आपके पास 0 है तो फर्स्ट टर्म आपकी सारी 0 हो जाएगी, प्लस हाफ a आपके पास दिया गया है 2 और टाइम भी दिया गया है टी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 इंटू, हाँ जी 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 2। क्लियर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 4। तो आपके पास डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 4 मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज इज। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब मान लो हमारे पास एक बॉक्स लिया हमने यहाँ पे इस तरह से, और इसके ऊपर क्या किया, एक और बॉक्स यहाँ पे रखा है इस तरह से, साइज इसका स्मॉल है। अब क्या किया, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाइड। क्लियर। अब जब आपने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो इस सरफेस और इस दोनों सरफेस के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, जिस साइड को आपने अप्लाई फोर्स किया उसके अपोजिट में रहेगी। क्लियर है बात। अब ये जो बॉक्स आपने रखा है ऊपर, इसका कुछ वेट भी होगा, तो वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, हाँ जी वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना mg। अब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके अपोजिट में आपको क्या मिलेगी, रिएक्शन मिलेगी, जिसको हमने क्या बोल दिया, r। अब इन दो वेक्टर का, ये जो f वेक्टर है और r वेक्टर है आपके पास, इन दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसको हम बोलेंगे r डैश। क्लियर। अब ये जो r और r डैश के बीच जो एंगल बना, इसको क्या बोला गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोला गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर बात। अगर बात करें सेकंड वन जो यहाँ पे दिया गया है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज में क्या बोला गया है आपके पास, हाँ जी, तो मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये सरफेस पे है, इस तरह से एक बॉक्स रखा है सरफेस पे इस तरह से, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सरफेस के साथ। अब ये क्या किया, इस सरफेस को मैंने धीरे धीरे क्या किया, ऊपर उठाना स्टार्ट किया। तो पहले ये सरफेस कहाँ पे था, यहाँ पे था। क्लियर। अब मैंने इसको कहाँ कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे। क्लियर है बात। अब ये बॉक्स जो है यहाँ कब तक करता रहा मैं, यहाँ तक, कब तक मैंने इसको ऊपर उठाया, जब तक ये स्लाइड करना, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही इसके ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब जो ये एंगल बना इस सरफेस के साथ, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना, उसको क्या बोला गया, अल्फा, उसको बोला गया एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे बस यही पूछा गया है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या रिलेशन है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन रहता है वो इक्वल रहता है एंगल ऑफ रिपोज के। दैट इज आप बोल सकते हो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, 10⁻⁻⁹। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाई डज सन अपीयर बिगर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ऑप्शन दिए गए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकंड ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थर्ड ऑप्शन है डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा आपके पास, वो रहेगा आपके पास ऑप्शन ए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है सन हमें इवनिंग और मॉर्निंग में क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ फॉर एनी ऑब्जेक्ट। एस्केप वेलोसिटी क्या रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर बात करें एस्केप वेलोसिटी की, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, हाँ जी, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर
minimum velocity required to put an object into the atmosphere ओके क्लियर। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी अर्थ है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर लगा रही है। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को उस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर भेजना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ उस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो जो मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसको भेजने के लिए उसको क्या बोला जाएगा, एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है। और जो एस्केप वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द प्लेनेट। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, साइज ऑफ द प्लेनेट। मतलब अगर आपके पास अर्थ है और अगर आपके पास जुपिटर है तो जुपिटर की जो है एस्केप वेलोसिटी जो है ज्यादा होगी क्योंकि उसका साइज जो है बड़ा है एज कंपेयर टू अर्थ। और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो मास ऑफ द साइज या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगी, डिपेंड रहेगी और यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी हाथी को और या किसी चींटी को आपको अर्थ के सरफेस से बाहर भेजना है तो उसके लिए क्या रहेगा, दोनों के लिए आप जो एस्केप वेलोसिटी हो क्या रहेगी, सेम रहेगी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन दिए गए हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मास, मोमेंटम। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन सी, मास। मास जो है स्केलर क्वांटिटी है। बाकी मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम रहता है आपका P इज इक्वल टू mv और फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू ma। क्लियर। तो ये तीनों आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और आप मास आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं है इसमें। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट बिकम्स हाफ व्हेन रेजिस्टेंस इज। हाँ जी, करंट क्या हो जाएगा, हाफ। अगर करंट को हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या बोलता है ओहम्स लॉ कि V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर, V इज इक्वल टू आई आर। और यहां से अगर मैं I निकालूं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहां से हमें रिलेशन पता लगा कि I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। अगर हम यहाँ पे करंट को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, ओके, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर है बात। अगर रेजिस्टेंस जो है अगर हाफ हो रही है, आपका करंट जो है अगर हाफ हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी डबल हो जाएगी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। एक चीज बढ़ेगी, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा कि ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द रेजिस्टेंस 2 ओहम, 4 ओहम एंड 10 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। बोला गया है रजिस्टर दिए गए हैं, 3 रजिस्टर दिए गए हैं, उनकी रेजिस्टेंस दी गई है 2 ओहम, 4 ओहम एंड 10 ओहम और उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। अब सीरीज में अगर कनेक्ट किया गया है तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल रहती है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। हाँ जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल रहेगी, ई आर या आर ई आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू हाँ जी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 10। तो ये आपके पास रहेगा 16 ओहम। ओहम जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 16 ओहम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्सेज। बोला गया है इसमें से कौन सा जो है वो बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है। क्लियर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास हाँ जी एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी जो है वो बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है। बाकी कोल, वुड एंड गोबर गैस ये क्या है, बायोमास जो है एनर्जी सोर्स है। बायोमास से जो आपको एनर्जी मिलती है, हाँ जी, जैसे कोल हो गया आपका, वुड हो गया, गोबर गैस, ये आपका
बायोमास एनर्जी के सोर्स है। क्लियर है बात। नेक्स्ट में क्वेश्चन में बोला गया है मैच आइटम ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ओके, लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है, तो आपको इसको मैच करना है। तो देखो यूनिट्स दी गई है, टाइम की यूनिट क्या रहती है आपके पास, सेकंड, तो टाइम जो है किसके साथ, 3 के साथ मैच कर रहा है। प्रेशर की यूनिट क्या रहती है, हाँ जी पास्कल, तो आपका सेकंड जो बी ऑप्शन है वो फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट है वो है फैराड, तो वो आपके पास रहेगा ऑप्शन, ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है ये सी के साथ कनेक्ट हो रहा है। और हीट की जो यूनिट है वो है आपके पास जूल, तो आपका डी ऑप्शन, डी जो पॉइंट है वो आपके पास सेकंड के साथ मैच कर रहा है। देखिए इस तरह का ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे है, हाँ जी, तो ये रहेगा आपके पास ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा। ए जो है आपके पास 3 के साथ मैच है, बी आपके पास फर्स्ट के साथ मैच है, और आपके पास सी जो है वो फोर्थ के साथ मैच है, और डी आपका 2 के साथ मैच है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव। ऑप्शन दिए गए हैं एक्सेलरेशन, सेकंड ऑप्शन है वेलोसिटी, थर्ड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ ऑप्शन है डिस्टेंस। बोला गया कौन सी क्वांटिटी है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकते हैं। बट जो डिस्टेंस है वो आपका क्या रहेगा, वो कभी नेगेटिव नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी या तो जीरो रहेगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द स्काई अपीयर ब्लू, जो स्काई है वो ब्लू अपीयर होता है। ऑप्शन दिए गए हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन, सेकंड ऑप्शन है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन है ड्यू टू स्कैटरिंग एंड लास्ट वन है ड्यू टू डिस्पर्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन सी, ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है वो क्या रहेगा, आपका स्काई जो है ब्लू अपीयर होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। क्लियर, मतलब लाइट की रेज पड़ती हैं किसी पार्टिकल पे, वो उसको क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं। तो स्कैटर जो है वो ज्यादा कलर कौन सा होगा, ब्लू कलर आपका ज्यादा स्कैटर होगा। क्लियर है। तो ये था इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।